हेलो स्टूडेंट, बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट। और आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि तथा सृजनात्मकता में संबंध। कि बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या संबंध है या क्या अंतर है। तो सबसे पहले बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर समझने से पहले हमें बुद्धि क्या है उसके बारे में मालूम होना चाहिए और सृजनात्मकता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक सीखने की योग्यता है। बुद्धि कार्य करने की क्षमता है। बुद्धि का पर्टिकुलर कोई एक शब्द हम नहीं कह सकते कि बुद्धि को हम स्पेशल एक मीनिंग दे दें कि बुद्धि यही चीज़ होती है। हम ये मानते हैं, ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यदि किसी बच्चे में बुद्धि है तो उस बच्चे के अंदर कार्य करने, जो व्यक्ति किसी कार्य को बहुत अच्छे से कर लेता है या किसी चीज़ को बहुत अच्छे से सीख लेता है, तो हम ये मानते हैं कि उस बच्चे के अंदर बुद्धि है। तो इसीलिए उसको परिभाषित अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग शब्दों में किया है। उन्होंने ये माना है कि बुद्धि जो है एक कार्य करने की क्षमता है, जो किसी भी कार्य को कर व्यक्ति किसी ढंग से कर लेता है, अच्छे ढंग से कर लेता है, तो यानी कि उस बच्चे के अंदर बुद्धि है। तो बुद्धि और सृजनात्मकता, सृजनात्मकता क्या होती है? सृजनात्मकता का मतलब है कि कोई भी नए नए कार्य करने की क्षमता। कि सृजनात्मकता को हम अगर साधारण शब्दों में कहें तो कोई भी कार्य की रचना करना, यानी कि किसी कार्य को भी हम रचना करते हैं, वो सृजनात्मकता कहलाता है। कोई भी एक बालक जो किसी भी नए नए कार्य को अच्छे से कर लेता है, वो सृजन बालक कहलाता है। तो यहाँ पर आज हम लोग देख रहे हैं कि बुद्धि तथा सृजनात्मकता में क्या अंतर है। तो चलिए, सबसे पहला एक पॉइंट है कि बुद्धि क्या है। बुद्धि किसी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की क्षमता है। कि बुद्धि को हम क्या समझ सकते हैं कि बुद्धि अगर किसी बच्चे में है तो यानी कि अगर कोई बच्चा किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त कर लेता है, यानी कि अपनी किसी भी समस्या का समाधान सही ढंग से कर लेता है, तो उस बच्चे के अंदर बुद्धि है। और सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता नए नए कार्य को करने की क्षमता और शक्ति है। किसी भी बच्चे के अंदर यदि किसी भी कार्य, नए नए कार्य को वो कर लेता है और अच्छे से करता है, उसके अंदर नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है, तो वो व्यक्ति सृजन कहलाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा बुद्धि का है कि यह व्यक्ति में एक विशेष गुण के रूप में पाया जाता है। बुद्धि जो है वो एक विशेष गुण होता है, सभी बच्चों में ये नहीं पाया जा सकता, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं वो सामान्य बुद्धि के होते हैं, कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे या प्रतिभाशाली बालक हैं, यानी जिनमें बुद्धि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिनकी आईक्यू लेवल बहुत अधिक है, उनमें एक विशेष गुण के रूप में यह पाया जाता है। और सृजनात्मकता ये तभी सार्थक समझा जाता है जबकि यह गुण समाज से स्वीकृत हो। कोई भी व्यक्ति किसी नए कार्य को करता है, कोई व्यक्ति नए कार्य की रचना करता है या सृजन करता है, लेकिन वो कार्य या वो गुण तभी अच्छा माना जाता है, तभी हम उसको अच्छा मानते हैं जब वो समाज से स्वीकृत, यानी कि जो समाज के लोग हैं उसे अच्छा कहते हैं कि बहुत अच्छा कार्य किया उसने, या बहुत अच्छा आविष्कार किया, या कोई अच्छा नया कार्य किया। मान लीजिए कोई एक मूर्तिकार है या कोई एक शिल्पकार है, बहुत अच्छी मूर्ति बनाता है, बहुत अच्छे शिल्प बनाता है, तो अगर समाज उसे स्वीकृत करता है तो ही हम मानते हैं कि उसमें सृजनात्मकता का गुण है। तीसरा पॉइंट है कि विभिन्न बुद्धि जो है वो विभिन्न विकासात्मक अवस्था में बुद्धि लब्धि एक जैसी रहती है। कि विकास की जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, उसमें जो बुद्धि लब्धि है लगभग एक जैसी रहती है। ऐसा नहीं है कि अब शैशवावस्था में जो बुद्धि लब्धि, यदि कोई प्रतिभाशाली बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर है, वो बाल्यावस्था में आकर के मंदबुद्धि बालक हो जाता है या वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है, ऐसा नहीं है। लगभग जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली बालक या जो बहुत इंटेलिजेंट बालक है या जो बहुत मंदी बुद्धि बालक है, वो अलग अलग अवस्थाओं में आके अलग अलग हो जाता है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि जो है वो विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में लगभग एक जैसी ही रहती है। सृजनात्मकता की जो मात्रा है वो विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं से भिन्न भिन्न होती जाती है। कि मान लीजिए कोई बच्चा छोटा है, जब वो शैशवावस्था में है और उसकी जो सृजनात्मकता के गुण हैं
वो उस अवस्था में हो सकता है कम हो, थोड़ी और अवस्था जब मान लीजिए वो बाल्यावस्था में आता है या किशोरावस्था में आता है या और आगे आने पे प्रौढ़ावस्था में आता है, तो उसकी जो विकास की अवस्थाएं हैं वो भिन्न भिन्न हो सकता है उसकी सृजनात्मकता की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है। फिर अगला जो पॉइंट है हमारा है बुद्धि का, कि बुद्धि पर वातावरण, अधिगम तथा अभिवृद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है। कि जो बुद्धि है हमारी, उस पर जो हमारे आसपास का वातावरण है उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कोई भी चीज, एक प्रतिभाशाली बालक है, उसका बहुत ज्यादा हमारे जो उसके आसपास का वातावरण है उसका बहुत ज्यादा हमारे बच्चे की बुद्धि पर नहीं पड़ता है, जो सीख रहा है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो बालक की शारीरिक अभिवृद्धि है उसका भी प्रभाव बहुत ज्यादा बुद्धि पर नहीं पड़ता, परंतु जो सृजनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी होती है, जो एक बालक में जो एक सृजन बालक होता है, उसका वातावरण पर, उस पर जो है वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि हम आसपास उसका वातावरण अच्छा करते हैं तो वो निश्चित सी बात है उसका सृजनात्मकता पर उस वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा यदि हम उसको उसको विशेष तरीके से उसको सिखाते हैं, उसको कोई स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, तो भी उसकी सृजनात्मकता पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी अभिवृद्धि का भी प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सृजनात्मकता पर वातावरण, अधिगम तथा अभिवृद्धि का प्रभाव पड़ सकता है। अगला हमारा पॉइंट है कि बुद्धि का विकास नहीं होता, किंतु विशिष्ट तरीके से थोड़ी मात्रा में यह बढ़ाई जा सकती है। कि यदि एक नॉर्मल व्यक्ति है और उसकी बुद्धि लब्धि, यदि एक सामान्य बालक है, उसकी बुद्धि लब्धि 90 और 110 के बीच की करीब है, और उसका हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा उसका विकास होगा, बहुत ज्यादा उसकी अलग अलग अवस्थाओं में उसका डेवलपमेंट होगा, परंतु यदि कुछ हम विशेष स्पेशल तरीके से यदि हम उसको पढ़ाते हैं, उसको समझाते हैं, हो सकता है उसको अलग ट्रेनिंग देते हैं, तो इसकी मात्रा में वृद्धि अवश्य हो सकती है। सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग दे करके, उसको स्पेशल प्रशिक्षित करके हम सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि बुद्धि का विभाजन और बुद्धि लब्धि की जो औसत है वो औसत से अधिक कम भी हो सकती है, औसत से ज्यादा भी हो सकती है। और जो बुद्धि का हम विभाजन, मान लीजिए एक प्रतिभाशाली बालक है, हम उसके आधार पर भी कर सकते हैं, सामान्य बच्चों के आधार पर भी कर सकते हैं, और मंद बुद्धि बालक के आधार पर भी हम बुद्धि का विभाजन कर सकते हैं। क्योंकि जो बुद्धि लब्धि है वो अलग अलग तरीके से हम उसको विभाजित कर सकते हैं। कि 110 या 90 से 110 के जो बीच में है वो औसत बच्चे हैं, उसका विभाजन सामान्य बालकों की तरीके से कर सकते हैं। जो इससे नीचे के हैं वो मंद बुद्धि बालकों के आधार में, यानी कि उस बच्चे के अंदर जो बुद्धि का विभाजन है, यानी बुद्धि जो है वो कम है। और अगर 140 से ऊपर किसी बच्चे की आईक्यू लेवल है, तो यानी हम उसका जो विभाजन है वो प्रतिभाशाली बालक के तरीके से हम कर सकते हैं। परंतु जो सृजनात्मकता है उसका विभाजन हम निर्माणात्मक तथा ध्वंसात्मक रूप में कर सकते हैं, यानी कि वो कितना निर्माण कर सकता है, किसी भी कार्य को वो कितना ज्यादा किसी नए कार्य का निर्माण करता है या उसको खराब कर सकता है, ये हम सृजनात्मकता का विभाजन हम उसके आधार पर कर सकते हैं। कि एक बालक के अंदर कितनी सृजनात्मकता, उसने कितना किसी चीज को निर्माण किया है, उसने कितने अच्छे से उस कार्य को किया है, ये हम कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि कम बुद्धि वाला व्यक्ति सृजनशील हो सकता है। कि जरूरी नहीं है कि जो भी सृजनशील व्यक्ति है, जो एक क्रिएटिविटी जो होती है, जो एक गुण है, वो हर बालक में अगर है किसी बालक में, तो उसकी जो आईक्यू लेवल है वो भी बहुत ज्यादा हाई हो, ऐसा नहीं है। कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी सृजनशील हो सकता है, परंतु अधिक सृजनशील व्यक्ति जो है, जिसके अंदर बहुत क्रिएटिविटी का गुण होता है, वो व्यक्ति अधिक या कम बुद्धि वाला हो सकता है। उसकी बुद्धि लेवल जो बहुत अधिक हो सकती है या बहुत कम भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक जो सृजनशील व्यक्ति है वो बहुत, उसकी आईक्यू लेवल बहुत अधिक हो या बहुत ज्यादा कम हो। ठीक है, तो ये था हमारे बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर, की बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या अंतर है। धन्यवाद।